एडवर्ब भी होती है, ये किया था। ठीक है, चलो बेटा, हमने जो स्टार्ट किया था वो इन्वर्जन स्टार्ट किया था, और इन्वर्जन में हमने ये जाना था कि ईदर भी एडवर्ब होता है, इंक्लूड करेगा बट नेगेटिव वर्ब के साथ, नीदर और नॉर भी शॉर्ट रिप्लाई करने में हेल्प करेंगे, है ना जी, यही था ना। चलो अब आगे की कार्रवाई देखते हैं बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। आउट। अब जैसे इधर और नीदर नॉर के बाद की भी ऐसे भी शॉर्ट रिप्लाई, अब मैं आपको सो SO का यूज सिखाता हूं। देखो सो भी एक शॉर्ट रिप्लाई में यूज होता है। आप सो के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, आगे आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और आगे एक्सप्लेन ना करना चाहें तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग की जरा कार्रवाई देखते हैं बेटा। जो सो होता है वो अपने आप में, जो सो होता है वो अपने आप में यहाँ एडवर्ब ही होता है, पहली बात। दूसरी जो एडवर्ब है काम क्या करती है, सपोज करो, सपोज करो मैं किसी बस स्टैंड पे खड़ा हूं, आप भी उस बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बाकी लोग भी खड़े हैं, तो आपने अपने जबान से एक सेंटेंस बोला बच्चे, दे आर वेटिंग फॉर द बस, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मैं, मीनिंग समझो इस बात, वैसे ही मैं, इसका मतलब जब आप सेम फीलिंग्स, सेम कंडीशंस, सेम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सेम फीलिंग, सेम कंडीशन, सेम एक्शन, ठीक है, सेम एक्शन भी कह सकते हो आप, सेम एक्शन, इस टाइप से कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप सो एडवर्ब का यूज करते हैं, सो एडवर्ब का आप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। तो या तो आप पूरी बात बोलोगे, बट हमने देखा अगर पूरी बात कॉमन मैटर है तो वो कॉमन मैटर बार बार रिपीट ना करो, आप उसको सिंपल सिंपल करो, दे आर वेटिंग फॉर द बस, सो एम आई, सो एम आई। अब सो एम क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो डियर नेचुरल बात, अगर सेम फीलिंग, सेम कंडीशन, सेम एक्शन दिखा रहे हो तो जो वो टेंस है वो सेम रहना चाहिए। एग्जाम में एरर आ जाएगा सो आई एम, गलत होगा, एडवर्ब को हाईलाइट करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखनी ही चाहिए, तो आप लिखोगे सो एम आई, तो दे आर वेटिंग फॉर द बस, सो एम आई, ये चीज यहां पर मेंशन हुई। तो आप कुछ भी करो, ये चीज आप इसे लिख सकते थे, दे आर वेटिंग फॉर द बस, सो एम आई वेटिंग फॉर द बस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे। आपने उस कॉमन मैटर को स्किप किया और आपने शॉर्ट रिप्लाई को इतना ही रख दिया, तो सो के साथ रिप्लाई आप तब देंगे जब आपको सेम काइंड ऑफ जो है फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, एक्शन दिखाना होगा, आप सो का यूज करते हैं। अब जो बच्चों का कॉमन डाउट था, कहीं इधर उधर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, वो मैं डाउट एक बार आपका क्लियर कर देता हूं। अब यहां तक कॉपी करो बेटा, मैं पेज नेक्स्ट यूज करूंगा, थोड़ा सा ना नेक्स्ट पेज यूज करूंगा। देखा, पैराजंबल्स की आंसर की बेटा मैं आज जो है जब मंडे कराऊंगा ना तो पहले पैराजंबल्स के आंसर लिख दूंगा उनके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यार। अब इसमें सो में रिप्लाई की बात की बच्चे, सपोज करो ये एक मदर है और यहां एक सन है, ये एक मदर है, यहां एक सन है। एग्जांपल को ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको आई लव यू का रिप्लाई सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको बच्चा रट लेता है, आई लव यू का रिप्लाई कही तो आई लव यू टू जो है रख लेते हैं, या सो डू आई रख लेते हैं, एग्जैक्ट रीजन उनको नहीं पता है, बस रख लिया। अब उसका रीजन, उसकी टेक्निकल चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। सपोज करो ये मदर है और ये सन है, अगर मदर ने सन को एक बात बोली बेटा आई लव यू बेटा, सपोज एक मदर ने अपने बेटे को बोला आई लव यू बेटा, ठीक है, अब इस बेटे को उस मदर को रिप्लाई करना है, तो वो रिप्लाई क्या होगा, इस पर है बेटा हमारी चर्चा, वो रिप्लाई क्या होगा इस पर है हमारी चर्चा। तो इधर आप ये कॉपी जो करेंगे तो बस 2 लाइन का गैप छोड़ देना, उसके बाद मेरा मैटर कॉपी करना कि कैसे हमें पता चलेगा इसका रिप्लाई एग्जैक्टली क्या आना चाहिए और किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। ध्यान से सुनो, होता क्या बेटा, जैसे मैंने बोला था टू एक एडवर्ब होती है, जैसे हम लिखते हैं आई लाइक दिस डिश टू, आई लाइक दिस डिश टू, और लिखते हैं आई टू लाइक दिस डिश, तो बताओ भाई क्या दोनों का मतलब सेम है या अलग अलग है? दोनों का मतलब मेरे बच्चे बिल्कुल अलग अलग हुआ। अलग अलग कैसे, आई लाइक दिस डिश टू, तो ये कॉम्बिनेशन यहां है और ये टू दिस डिश को क्वालिफाई कर रहा है। मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, मतलब यार वहां बहुत सारी डिशेज हैं, ये डिश है, ये डिश है, सपोज करो ये डिश है, ये डिश है, ठीक है, तो ये सारी की सारी डिशेज हैं और आप कहते हो मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी। अगर तुम इसको भी पसंद करते हो तो तुम सबको ही पसंद करते हो, तो उसके अलावा भी बच गए, मेरे को तो ये भी पसंद है। ठीक है बेटा, मेरे को तो ये भी पसंद है। चलो अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां लॉजिक निकल के आता है आई टू लाइक दिस डिश, आई टू लाइक दिस डिश, मुझे भी पसंद है ये डिश, मुझे भी पसंद है मतलब पसंद करने वाले पर्सन ज्यादा है, जैसे ए पर्सन है, एक बेटा बी पर्सन है, एक सी पर्सन है, एक डी पर्सन है, और डिश यहां बस एक ही है। इसने बोला भाई मुझे डिश पसंद है, आपने बोला मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज को पसंद करने वाले ज्यादा है। लॉजिक समझ आया बेटा? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मदर ने अपने बेटे को आई लव यू बोला बेटा, बेटे को रिप्लाई करना है अपनी मदर को और वो रिप्लाई कर रहा है आई लव यू टू, तो ध्यान से सुनो जरा, ये केस समझ आया आपको? अब देखते हैं इस केस को कि भाई सपोज करो क्या ये जो आई लव यू टू है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट तो सही है, बट इसका मीनिंग देख लो, आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं आपसे भी। अगर आपसे भी प्यार करते हो तो इसका मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल whom you love, बच्चे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप लोग प्यार करते हो और यू उन पर्सन में से एक है, और यू उन पर्सन में से एक है, ऐसा है कि नहीं भाई? वेरी गुड। तो अब इस चीज को क्या ये स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट गलत है बेटा, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट तो ये सही है। जैसे सपोज करो ये बेटा अपनी मम्मा को बोल रहा है मम्मा आप मुझे प्यार नहीं करते, आप तो बस बड़े भाई को प्यार करते हो। वो कहे मम्मा ने रिप्लाई किया नो बेटा आई लव यू टू। सपोज करो सन ने बोला, सन ने एक बात बोला, मदर यू डू नॉट लव मी, मदर यू डू नॉट लव मी, यू लव माई ब्रदर, माई बिग ब्रदर, मम्मा आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप मेरे बड़े भाई से प्यार करते हो। अब देखो बेटा, मदर ने रिप्लाई दिया नो डियर आई लव यू टू, तो बेटा देखो कितना प्यारा सेंटेंस है, बिल्कुल सही हो गया, कितना प्यारा सेंटेंस है, बिल्कुल सही हो गया। तो मदर ने रिप्लाई नो डियर आई लव यू टू, नहीं बेटा मैं आपसे भी प्यार करती हूं, आपसे भी प्यार करती हूं मतलब बड़े भाई से भी करती हूं तुम्हारे, और मैं तुमसे भी प्यार करती हूं, मां का प्यार थोड़ी ना बताया बच्चों के लिए,
तो ये मदर ने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई मदर का बिल्कुल ठीक होना। तो बेटा तुम रट लेते हो कि ये गलत है, अरे ये गलत इस केस में गलत थोड़ी ना है, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बस इन चीजों को आप लॉजिकल परखो। ठीक है जी, चलो अगर आई ट्रू लव यू हो जाए, अब केस अगला देखते हैं। सर अगर आई ट्रू लव यू हो जाए तो इसका क्या मतलब, मैं भी, मतलब यू तो एक है और यू को प्यार करने वाले ज्यादा है, मैं भी प्यार करता हूं भाई, तो पापा ने बोला मैं भी करता हूं, भैया ने बोला मैं भी करता हूं बेटा, एक बात बताओ कितने ज्यादा हो गए यहाँ पे? तो ये चीज ये है, फादर ने बोला आई लव यू, मदर ने बोला आई ट्रू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, तो ये चीज यहां पर है। तो सपोज करना फादर ने बोला आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, बेटा ही लिख देता हूं मैं, उन्होंने ऐसे बोला। फिर मदर ने बोला आई ट्रू लव यू बेटा, आई ट्रू लव यू बेटा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं बेटा, मतलब दो लोग हो गए ना भाई, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इसका रिप्लाई ये करोगे आई लव यू टू, तो इसका ये रिप्लाई आई लव यू का गलत नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि इसका मीनिंग तो कुछ और है, ठीक है। अब अगर मम्मा आपको कह रही है आई लव यू बेटा, आप कह रहे हो आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं आपसे भी, आपसे भी इसका मतलब बाकी डिशेज भी है, ये तो कुटाई वाला मामला हो गया है नहीं, तो ये रिप्लाई में गलत हो गया मेरे बच्चे, ये इसके रिप्लाई में गलत होगी स्टेटमेंट, ये रिप्लाई गलत है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये उसके रिप्लाई में गलत है। ऐसे क्या आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, एक पर्सन कह रहा है आई लव यू, तो आप जो वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस मदर कर रही है, तो बेटे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए बेटा, आप उसको एक अलग ही तरीके से बोल दो आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं आपसे भी, ये तो रिप्लाई में गलत हो जाएगा, गलत वैसे नहीं है, तो इस तरीके से तो सही था। तो क्या करना है, चलो देखो, अगर आपने आई लव यू देखा और आप इसका शॉर्ट रिप्लाई तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एडवर्ब यूज करो ना, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, फिर क्या लिखोगे आई, तो ये बेटा क्या तैयार हुआ, इन्वर्जन, और ये इन्वर्जन क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिप्लाई, किसका रिप्लाई, सेम फीलिंग्स का है ना बेटा, मैंने बताया सेम फीलिंग्स में कौन सी एडवर्ब यूज होती है, सो, इसीलिए यहां पर क्या आया, सो, तो आई लव यू सो डू आई, ठीक है ना, दे आर वेटिंग फॉर द बस सो एम आई, तो इसने बोला आई लव यू सो डू आई, तो बिल्कुल आप सेम तरीके से उसका रिप्लाई तैयार करेंगे। हालांकि स्पोकन में आप आई लव यू टू यूज करते हैं, प्लीज इग्नोर करें बच्चे, ठीक है, कॉपी करो। डंजी बादशाह, चलो आगे देखो किटी पाई, आगे देखते हैं क्या है जरा बातचीत। तो ये सो एडवर्ब को आपने इसमें पढ़ा, तो करते हैं बेटा इन्वर्जन एडवर्ब से रिलेटेड काम। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ध्यान से अगले को देखना। आपको जो इन्वर्जन दिखाई दे जाता है, आपको जो इन्वर्जन दिखाई दे जाता है बेटा, वो इन कंडीशनल सेंटेंसेस भी दिखाई देता है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, याद आया, मैंने कंडीशनल में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, अब मैं आपको उसको यहां भी बताता हूं, ठीक है। ध्यान दो बेटा, जब हम इसको यहां यूज करते हैं, तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, आपने स्टेटमेंट लिखी, बिल्कुल सही है भाई, सही है। अब आप इसको एम्फेसाइज करो डियर, अब आप इसको एम्फेसाइज करो और स्ट्रेस डाल के बोलो, अब आपको इसे एम्फेसाइज करना है और स्ट्रेस डाल के बोलना है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस डाल के क्या बोलोगे, इफ आई वर यू, तो वर आगे आ जाएगा, वर आई यू, फिर बेटा वर के आगे आते ही किसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, इफ की, इफ वर आई यू नहीं, वर आई यू, तो बेटा इफ मत लगा दियो, इफ की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, वर आई यू, क्या मैं हूं आपकी जगह और हूं तो आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद कर दूं, तो ये मैंने कंडीशनल में आपको कराया था, एक तो इन्वर्जन यहां दिखाई देता है, दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा देखो बेटा स्टार लगा के, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, ठीक है। चलो अच्छा इसको बताना बेटे कैसे लिखेंगे, चलो चुटकू मियां बताओ बेटा, इसको एम्फेसाइज करो, अगर आप लोग इसे एम्फेसाइज करेंगे तो आप क्या करोगे, हैड आ जाएगा, हैड शी वर्कड हार्ड आ जाएगा ना, हैड शी वर्कड हार्ड शी, फिर बिल्कुल सेम आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा हैड शी वर्कड हार्ड शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। आप इन्वर्जन का यूज यहां भी कर सकते हैं, बात पल्ले पड़ती। आगे देखो एक कॉन्सेप्ट और था, आपको पता है आप इफ को शुड से रिप्लेस कर सकते हैं, शुड मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं, याद आया बेटा, ये मैंने मॉडल्स में भी आपको बताया होगा, ठीक है जी, साथ साथ कॉपी रखना बेटा। आप शुड से रिप्लेस कैसे करो, जैसे मैंने बोला इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, कि भाई अगर वो मेहनत करता है तो वो सक्सीड कर जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, अगर वो मेहनत करता है तो ही विल सक्सीड, वो मेहनत करता है तो सक्सीड, सफलता आ जाएगा, शुड से बना दो बेटा, शुड ही वर्क हार्ड, अब ये बनेगा, वर्क्स हार्ड मत कर देना, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको पता है बेटा मॉडल के साथ वर्ब को सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं होती, तो शुड ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, ये आप इसमें कर जाओगे, डन है जी, तो वो हुआ गलत और ये हुआ सही। ठीक है जी बादशाह, समझ आया जी, चलो बड़े प्यारे बच्चे, अच्छी अच्छी बातों को समझ लेते हैं, तो इस तरीके से आपने देखनी है, करो भाई कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। आया, चलो आगे देखते हैं।
और इन्वर्जन कहां दिखाई देता है भाई चुटकुमिया बताना जरा। इन्वर्जन दिखाई देता है, इन्वर्जन दिखाई देता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओ आप, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ आप, फिर सब्जेक्ट लगाओ आप, और बाद में एक्सप्लेन करना है जरूरी तो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो चेक करते हैं। ये मैंने जब इन्वर्जन आपको समझा रहा था तब भी बोला था ना, जैसे एक पर्सन ने बोला आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता, तो आप लोगों को पता है मैं नेवर को आगे लिख सकता हूं डियर, और नेवर डू आई गो देयर लिख सकता हूं, और नेवर डू आई गो देयर लिख सकता हूं। बट सोच विचार करने वाली बात यह है कि यहां खाली नेवर नहीं आ सकता है, आप यहां बाकी फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना बेटा, सेल्डम डू आई गो देयर, रेयरली डू आई गो देयर, स्कार्सली आई डू गो देयर, डू आई गो देयर, फिर आप लिख दो हार्डली डू आई गो देयर, बेयरली डू आई गो देयर, ठीक है, ऑलवेज डू आई गो देयर। इस तरीके से आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप वहां यूज कर जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप वहां यूज कर जाएंगे। आसान हुआ ना। तो ध्यान ही देना है कि जो इन्वर्जन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी लगेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी इन्वर्जन जो है वो लगेगा। कॉपी करो चुटकुमिया, ठीक है भाई। ठीक है, अब इन्वर्जन जो है ना, इन्वर्जन जो है वो इन्वर्जन जब आप अप्लाई करते हो तो वो कुछ कंजंक्शन कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, कुछ कंजंक्शंस में भी यूज हो जाता है अपना इन्वर्जन। तो क्या हम उसको अभी करेंगे? नहीं बेटा, जब मैं उन कंजंक्शंस का यूज आपको सिखाऊंगा तो उन कंजंक्शंस में हम यूज करेंगे अपना इन्वर्जन। तो एक चीज हम नोट लिख के करेंगे बेटा, यहां नोट लगाओगे आप, और आपको पता है हम इन्वर्जन, ठीक है, और इसको ऐसे लिखो, ऐसे स्टार लगा के कंजंक्शन। इन्वर्जन और कंजंक्शन भी कुछ कॉम्बिनेशन में ऐसे होते हैं, मतलब एडवर्ब का कॉम्बिनेशन बन जाता है बेटा कंजंक्शन के साथ। जैसे अब हार्डली व्हेन, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, हार्डली व्हेन अगर इन्वर्जन है तो बेटा उसका मतलब क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा ना। देखो अगर मैं लिखता हूं हार्डली और उसके साथ आता है व्हेन, एक बात बताओ बेटा, हार्डली अपने आप में क्या हुई? एडवर्ब। व्हेन अपने आप में क्या हुआ? कंजंक्शन। तो बेटा इन्वर्जन के यानी कि एडवर्ब से शुरुआत करके सेंटेंस की, बाद में कंजंक्शन आ जाता है। अब हमारा कंजंक्शन तो हुआ ही नहीं यार, फिर कैसे मजा आएगा? इसको तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा मैं बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, और हम बहुत ही प्यारे से अच्छे से तरीके पे इस पे एक बॉक्स बनाएंगे। और बेटा इस टॉपिक को कहां कवर करेंगे? इस टॉपिक को कौन से टॉपिक में कवर करेंगे? कंजंक्शन टॉपिक में। सर कंजंक्शन कब होगा? बेटा इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका कंजंक्शन होगा, उसके बाद हम करेंगे नरेशन। ठीक है जी चुटकुमिया, इसके बाद ही आपका कंजंक्शन टॉपिक है, फिर हम करेंगे नरेशन। तो जब कंजंक्शन में आपको करा रहा होगा ये टॉपिक मैं आपको तब कराऊंगा, ठीक है ना। जबरदस्ती घसीटेंगे नहीं टॉपिक को, यहाँ खामा खामा ऊपर ऊपरी तौर से बताऊं कंजंक्शन की उतनी नॉलेज अभी आपको है नहीं, मजा नहीं आएगा यार, वो मजा टूट जाएगा जो ट्यूनिंग बनी हुई है ना। बट लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि आपके मन में ये वहम ना रहे कि बेटा इन्वर्जन खत्म हो गया, कुछ पार्ट इन्वर्जन का कंजंक्शन में भी होगा। तो आप इसको भी कॉपी साइड में कर लें ताकि आपको याद रहे। ठीक है बेटा, नाउन प्रोनाउन नहीं हुआ तो मैं क्या करूं बेटा? नाउन प्रोनाउन नहीं हुआ तो नाउन प्रोनाउन होगा, खामा खा क्यों टेंशन पाल रहे हो तुम? हैं नाउन प्रोनाउन नहीं होता नाउन प्रोनाउन होगा, जिनका हो गया उनका नहीं होगा। अरे खामा खा की टेंशन पाल रहे हो बेटा, टॉपिक तो सारे कवर होंगे। ठीक है जी आगे बढ़े, चलो अब इसमें मैं आपको एक चीज कराता हूं इन्वर्जन में ही, और वो कॉन्सेप्ट है चुटकुमिया, और वो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? चलो जरा देख लिया जाए। वो है नॉट वर्सेस नेवर। ठीक है, नॉट वर्सेस नेवर। नॉट और नेवर में फर्क क्या होता है? कई बार ये डिफरेंशिएट बच्चा नहीं कर पाता, वो प्रॉब्लम में रहता है कि नॉट और नेवर में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है, नॉट क्या होता है, किस तरीके से नॉट यूज किया जाता है, क्या नहीं है, क्या है, एक बार उसमें जानते हैं एक बार चीजों को। ठीक है समझो बेटा, ये काम करता हूं, आपको नोट कराता हूं, फिर नेवर कराता हूं, फिर नॉट नेवर साथ में बताने की कोशिश करता हूं। नॉट लगाओ, नॉट एडवर्ब एक बार देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा इन्वर्जन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर नोट क्या है भाई? सबसे पहली बात, जो नोट होता है बेटा वो एडवर्ब होता है, यही लिखता हूं, जो नोट होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, जब नोट को आप एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसका मकसद होता है किसी भी चीज को नेगेशन में दिखाना। किसी भी चीज को किस में दिखाना बेटा? नेगेशन में दिखाना, किसी भी चीज को नेगेशन में दिखाना। ठीक है, तो ऐसे आप इस चीज को यूज करते हैं। दूसरा, जब आप नोट यूज करते हैं तो उसका प्लेस क्या होगा, क्या चीज है? एक बार नेगेशन का एग्जांपल मैं समझाता हूं। जैसे जब आप ये बोलते हो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो आप लोग ये देख पाते हो जो ये है ये मेन वर्ब है। हाँ, इस मेन वर्ब से पहले ही नोट आता है। ये तो बस आसान हमें इसलिए लगता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यूज करते रहते हैं, तो ये आसान बन जाता है। अदरवाइज पोजीशन आपको इसकी भी सीखनी चाहिए। तो ये बनेगा बेटा दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। उस एक्शन को नेगेशन में डालना है तो नेगेशन कर दो, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले ये होगा। ठीक है, दूसरा, अब इसकी प्लेस के बारे में और जानकारी देखते हैं। प्लेस बोल दो या इसकी पोजीशन बोल दो, इसकी प्लेस या पोजीशन कहां रहती है? तो बेटा इसकी प्लेस और पोजीशन अपने आप में डिफरेंशिएट करती रहती है। चलो एक एग्जांपल को सुनो, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई डिड नॉट ऑर्डर हिम, आई डिड नॉट ऑर्डर हिम टू गो देयर। देखो आपने नोट को कहां प्लेस किया? यहां पर प्लेस किया। आई डिड नॉट ऑर्डर हिम टू गो देयर, मैंने उसको ऑर्डर नहीं दिया था वहां जाने का, तो ये किसको नेगेशन पे डालेगा? ऑर्डर को नेगेशन पे डालेगा कि मैंने उसको ऑर्डर दिया ही नहीं वहां जाने का। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे वहां ऑर्डर दिया था जाने का, सही है ना, जाने को ऑर्डर दिया होगा तो नोट कहां आएगा? यहां आएगा। अब ये नोट जो है ना, ये जो टू को यहां लिखा हुआ है, ये इसको नेगेशन पे डालेगा। तो क्या दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है डियर या अलग अलग है? तो आप बोलोगे दोनों का अलग अलग मीनिंग है। आई डिड नॉट ऑर्डर हिम टू गो देयर, ऑर्डर को नेगेशन पे डालेगा, ऑर्डर ही नहीं दिया वहां जाने का। यहां ऑर्डर तो दिया, ना जाने का दिया, ऑर्डर दिया, और कैसा दिया ऑर्डर? ना जाने का ऑर्डर दे दिया। तो आप इस तरीके से यहां करेंगे आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो देयर, तो आई डिड नॉट ऑर्डर हिम टू गो देयर, और आप करोगे आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो देयर। इस तरीके से आप लोग चीजों को अप्लाई करते हैं।
ठीक है जी, चलो। अब आपको एवरी के केस में नॉट बहुत परेशान करेगा, एवरी के केस में नॉट आपको बहुत परेशान करेगा। कैसे? देखो, जब आप एवरी यूज करते हैं ना, तो नॉट उससे जस्ट पहले ही लगाया करो। जब आप एवरी यूज करते हैं तो नॉट उससे पहले ही लगाया करो। आपने बोला क्यों सर? देखो, जैसे मैंने आपके लिए लिखा, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस वॉज नॉट इनवाइटेड। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, एवरी वन ऑफ अस वॉज नॉट इनवाइटेड। पता है इसका मतलब क्या हुआ? हम में से हर एक को इनवाइट नहीं किया था, है ना? एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक को इनवाइट नहीं किया था। तो एक बात बताओ बेटा, हम में से हर एक को इनवाइट नहीं किया था, तो क्या मतलब? अगर हम 100 लोग हैं तो क्या 100 के 100 को इनवाइट नहीं किया था? अरे 100 के 100 को नहीं किया होता तो आप बोलते हम सभी को इनवाइट नहीं किया था, ठीक है? बट आप यहां क्या बोल रहे हो? हम में से हर एक को इनवाइट नहीं किया। हर एक को इनवाइट नहीं किया मतलब कुछ को तो इनवाइट किया ना। रिजल्ट देखो यहां, मुझे समझने की कोशिश करना बेटा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग लगाना उसमें, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे कि हम में से हर एक को इनवाइट नहीं किया, तो क्या मतलब किसी को भी नहीं किया? अरे कुछ को तो किया, कुछ को तो किया ना बेटा, कुछ को तो किया। तो कुछ को किया, बट आप तो यहां गड़बड़ कर रहे हो। मैंने बोला क्या गड़बड़ कर रहा हूं? आप नोट लगा के तो इनवाइटेड को ही जो है नेगेशन पे डाल रहे हो। हाँ, इसका मतलब इनवाइट को क्या दिखाएगा? जीरो। हाँ, बट जीरो कहां? यहां तो कुछ को इनवाइट किया है। ऐसा नहीं है कि सबको इनवाइट नहीं किया तो नोट के साथ इनवाइटेड आ जाता। अगर नोट इनवाइटेड से पहले है तो नोट किसको क्वालीफाई करेगा बेटा? इनवाइटेड को। अगर वो इनवाइटेड को क्वालीफाई करेगा तो इनवाइटेड को क्या बना देगा? जीरो, मतलब कोई इनवाइट किया ही नहीं गया। बट ये एवरीवन कह रहा है ना ना कुछ को किया है भाई, हम में से हर एक को नहीं किया, कुछ को तो किया। इसका मतलब इस नोट को इनवाइट को जीरो नहीं बनाना चाहिए, इसको फिर हमें एवरीवन से पहले ही लिखना चाहिए ताकि ये इसको नेगेटिव पे डाले। अब देखो पढ़ के बेटा, आपको सही लगेगा। पढ़ने लगो भाई, देखो पढ़ के देखो बेटा, पढ़ने बोला तो पढ़ के देखो। बोलो, नॉट एवरीवन ऑफ अस वाज इनवाइटेड। दोबारा बोलो बेटा, नॉट एवरीवन ऑफ अस वाज इनवाइटेड। नॉट एवरीवन ऑफ अस, हम में से हर एक नहीं इनवाइट किया गया था, मतलब कुछ को किया गया था, तो हमने उसको जीरो होने से बचा लिया। इसीलिए मैंने कहा बेटा, नॉट जो होता है वो एवरी से जस्ट पहले आता है, ठीक है ना बच्चे? वो एवरी से जस्ट पहले आता है। तो ये तो थी नोट की रामायण, जिसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है ना? एक बच्चा पूछ रहा है वो कैब कहां से करे? बेटा सब बता रखा है मैंने, पढ़ ले। तेरे जैसे टाइम पास करने वाले बच्चों को मैं डेली देखता हूं, वो कैब कहां से करे, वाह छोरे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हो गया ना कॉपी? अब आगे देखना। अब हमारे पास एक वर्ड होता है नो। बच्चे नो जो है ना, एक तो ये डिटरमिनर भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। याद आया? नो, मैं रेडी टू गो नो, तो मैंने बोला था ना रिप्लाई जब आप करते हो यस नो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तो ये उन्हीं में से होता है, ठीक है? एक तो मैंने एडवर्ब ऑफ नेगेशन बताया था आपको टाइप्स में, और एक बताया था मैंने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। याद है बेटा? तो नो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जब आप रिप्लाई में नो बोल देते नो, तो मैंने बोला डू यू वांट टू गो देयर? नो, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जिसमें आप नेगेट करते हैं। सही डिटरमिनर भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। डिटरमिनर भी होता है जैसे आप बोल देते हो ना, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड। आप ऐसे बोलते हो तो एडवर्ब तो है नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? ये चीज नो बॉय कैन डू इट, ठीक है? नो बॉय कैन डू इट, कोई भी लड़का इसे नहीं कर सकता। तो नो बॉय कैन डू इट में भी आप नो जो लगाते हैं वो डिटरमिनर ही होता है। नो बॉय इज रेडी टू गो देयर, कोई भी लड़का वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा ये यहाँ जो काम करता है वो किसका काम करता है? डिटरमिनर का काम करता है, मतलब एडजेक्टिव का काम करता है। डिटरमिनर या एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं। तो कई बार मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नोट में क्या फर्क होता है सर? तो नोट में बेटा बेसिकली ये फर्क होता है। आया जी समझ में? वेरी गुड। चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास वो प्यारा सा वर्ड है नेवर, और नॉट में क्या डिफरेंसेस है? आप इसको वर्सेस की तरह भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखवा रहा था ना। अब वो बात करते हैं। देखो बेटा, नेवर का मतलब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपकी कहीं जाने की फ्रीक्वेंसी बताता है, आप वहां जाते हो नहीं जाते हो, इस टाइप से ये बात करने की कोशिश करता है, ठीक है जी? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो ये होता है ना, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, मतलब किसी भी बात को नेगेट करेगा, मना करेगा, नेगेटिव बनाएगा, बट एक बार ये नहीं कि आपके आदत ही बताने की कोशिश करेगा, फ्रीक्वेंसी कहीं आने जाने की बताने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है? तो इन चीजों को जरा दिमाग में डालो। तो नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, नॉट जो होता है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। इसलिए जब आप ये लिखते हो ना, आई नेवर गो देयर, और आप लिखते हैं बेटा आई डू नॉट गो देयर, तो दोनों में एक डिफरेंस देख पाओगे आप। यहां आप वहां उसके जाने की फ्रीक्वेंसी को देख रहे हो, और यहां उस जाने को नेगेट कर रहे हो, मना कर रहे हो। आई डू नॉट गो देयर, मैं नहीं जाता वहां, मैं कभी नहीं जाता वहां, कभी नहीं। आप अपना एक नेचर, अपनी एक फ्रीक्वेंसी बताने की कोशिश कर रहे हो, और नॉट जो वो नेगेशन का काम कर रहा है कि मैं जाते हो नहीं जाता, जाते हो नहीं जाता, खत्म। तो ये चीज है। तो आई डू नॉट स्मोक, स्मोक करते हो नहीं करता, आई नेवर स्मोक, मैं कभी स्मोक नहीं करता। इसमें आप अपनी स्मोक करने के काम की फ्रीक्वेंसी बताते हो, ठीक है? चलो अब इसमें कंटीन्यूअस में देखो, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा। आई एम नेवर गोइंग देयर हो सकता है बेटा, आई एम नेवर गोइंग देयर। अगर पेपर में ये आ गया आई एम नेवर गोइंग देयर, मैं वहां कभी नहीं जा रहा हूं, गलत नहीं हो जाएगा? आपको या तो इसको चेंज करना होगा, आई एम नेवर गोइंग देयर। तो आप ये जो नेवर यहां लगा रहे हो बेटा, तो ये तो बताता है फ्रीक्वेंसी कि कौन कितना क्या करता है, तो उसमें आप फिर कंटीन्यूअस टेंस लगा ही नहीं सकते, आपको लिखना पड़ेगा आई नेवर गो देयर। समझ रहे हो? तो नेचर फ्रीक्वेंसी बताता है बेटा, नेचर हुआ फ्रीक्वेंसी हुआ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बता सकते थे आप, यहां तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। आदत टाइप बता रहे हो, कंटीन्यूअस तो नहीं आता। हां, आप आई एम नॉट गोइंग तो देख सकते हो, मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप गोइंग को जाने को नेगेट कर रहे हैं। भाई जा रहा है नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मैं तो मैं वहां कभी नहीं जा रहा। अरे कभी नहीं जा रहा मतलब आप वहां जाते ही नहीं हो। हां, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलो ना, कंटीन्यूअस में तो आ ही नहीं पा रहा है, ये मैंने टेंस में सिखाया था आपको, ठीक है? तो ये चीज भी दिमाग में याद रखना। तो आई एम नॉट गोइंग देयर और आई एम नेवर गोइंग देयर में नेवर गोइंग देयर गलत हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग देयर सही है, क्योंकि ये नेगेट करने की कोशिश करता है। देख रहे हो ना, इनमें भी फर्क है मेरे बच्चे। तो इस तरीके से आप चीजों को डेवलप करते हो, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? तो नॉट और नेवर में डिफरेंस दिख गया ना आपको? क्या डिफरेंस है? चलो परफेक्ट लिख दूं अब अगर एक आप सेंटेंस लिखते हैं डियर, अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं आई हैव नेवर बीन देयर, इसका मतलब क्या है? मैं वहां कभी नहीं गया हूं। और आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहां नहीं गया। तो नहीं तो एक बार नेगेशन करेगा, और ये बताएगा आपको ना तो आप प्रेजेंट में गए ना आप पास्ट में गए, आपके जाने की वहां फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो परफेक्ट में ये यूज हो जाता है। कहां यूज नहीं हो पाता बेटा? कॉन्टिन्यूस में,
ठीक है ना। तो बेटा 10 से रिवाइज रखो, सिलेबस आपका बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, तो उन चीजों को अपना डेवलप करके रखो। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ भी बेकार क्वेश्चन ना पूछे मेरे बच्चे। जैसे मनीष ठीक है पूछ रहा है, सर इनकी प्रैक्टिस होगी क्या? इनकी प्रैक्टिस नहीं कराता क्या? मैं कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं कराता भाई? टॉपिक खत्म होता है प्रैक्टिस कराता हूं, तो क्यों खाम अपना टाइम वेस्ट करते हो आप टाइपिंग में? चीजों को वो देखा करो जो चीजें असली हो बेटा। प्लीज आप इतने मैच्योर हैं मेरे बच्चे कि आप चीजों को समझ पाए। और मेरा स्टूडेंट ये हरकत मजा नहीं आया यार, इनकी प्रैक्टिस कराओगे ना? नाइन को करा के छोड़ा मैंने, फिर खाम खा के क्वेश्चन यार। जैसे एक और बच्चे को भी मैंने बोला वो टाइम पास कर रहा था, वो कैब कहां से करूं? कितनी डिटेल में कितनी बार बता चुका हूं वो कैब का। और अगर अब वो पूछा है वो कैब कहां से करूं, इसका मतलब इतने महीने से बकवासबाजी में निकाल रहा है समय, बकवासबाजी में सर। मतलब ये होता है ना जस्ट लाइक कि साला कुछ नहीं मिल रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, चलो कुछ टाइप ही कर देते हैं। ये अच्छे गुण नहीं है। एंड मेरी डांट फटकार को प्लीज सीरियसली लेना मेरे बच्चे, ये अच्छी हरकतें नहीं है, बहुत ही बेकार ये थिंकिंग है, बहुत बेकार थिंकिंग है। कभी यूपीएससी के कैंडिडेट को देखा है पढ़ते हुए? कितना सीरियस पढ़ते हो, कितना सीरियस पढ़ते हैं? तो वैसा कुछ बना। और इवन जो मुखर्जी नगर स्टूडेंट आके हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहा होता है, आप ऑफलाइन में जो पढ़ के गए उनको पता है एक एक होल में 800 बच्चे बैठे हैं, और जैसे ही हम एंटर करते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनको तो निकलने बता रहे, बात मत करो, ये मत करो, अपने आप जिनको पढ़ना है वो पढ़ते रहते हैं आराम से, ठीक है। तो कोई भी इलॉजिकल चीजें ना पूछो प्लीज। आप कभी भी नोट करना बेटा, मैं कैमरे की तरफ तो आपको देखता ही नहीं मिलूंगा। अब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, मेरा ध्यान यहां नहीं, मेरा ध्यान यहां रहता है, क्योंकि यहां हमारी स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन जो लगी है उन पे आपकी कमेंट्स चलती रहती है, ठीक है ना। तो उन कमेंट्स को प्लीज वर्थित रखें ताकि जब भी मैं पढ़ूं तो उन चीजों में दिखाई दे। आप आते रहते हैं, हाँ सर समझ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इनसे मुझे पता चलता है, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। अब एक और चीज है जो बड़ी परेशान करती है, बड़ी परेशान करती है, नेवर और एवर में क्या डिफरेंस है? एक और चीज है, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, फिर हमारा इन्वर्जन भी खत्म हो जाएगा और एडवर्ब भी खत्म हो जाएगा। देखो बेटा आएगा, इसमें भी एडवर्ब आएगा। अब ये बेटा नेवर और वर्सेस एवर, ठीक है, या नेवर एवर जो है उनको अब समझने की कोशिश करनी है कि नेवर और एवर आखिरकार क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, जब आप यूज करते हो नेवर, नेवर मींस जैसे भी मैंने बताया, नेवर का मतलब आता है कभी नहीं, कभी नहीं तो मतलब पास्ट में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं। देखो नेवर, नेवर जो है वो मीनिंग देता है कि कोई भी काम आपने प्रेजेंट में भी नहीं किया बेटा, और ना ही वो काम आपने पास्ट में किया। तो मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस काम को करने में वो जीरो है। आपकी जो जीरो को वैसे लिख देता हूं कहीं कंफ्यूजन आ जाए, आपकी जो किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी है वो अभी तक क्या है बेटा? जीरो है। भाई ये मीनिंग आ गया इसका, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, अगर नेवर के साथ मेरे बच्चे आपको एक और एडवर्ब दिख जाए बिफोर, अब जो बिफोर होती है वो भी एडवर्ब होती है। अब एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन देखिए आपको, ये भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। नेवर बिफोर, एगो और बिफोर मैं आपको पहले करा चुका हूं बेटा। एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है मैं टेंस में करा चुका हूं, वरना मुझे वो एडवर्ब में कराना पड़ता, वो टेंस से रिलेटेड था उसको वहां में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेवर बिफोर का मतलब क्या है? नेवर बिफोर का मतलब बेटा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें खेल बदल हुआ है। कैसे? पास्ट में किसी काम को करने की आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो रही, बट आपने प्रेजेंट में वो काम कर लिया, इसलिए आप बोलते हो आज से पहले कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं इसने इस टाइप की गलती की, आज से पहले नहीं की, मतलब आज तो हो गई, तो फ्रीक्वेंसी एक पर पहुंच गई। पास्ट में वो चीज जीरो थी, प्रेजेंट में वो चीज वन हो गई। ये होता है बेटा नेवर बिफोर। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, याद करो मैंने डेमो में भी कई बार ये क्वेश्चन करा देता हूं बेटा, कि मैं बोलता हूं आई हैव नेवर सीन यू, या आई हैव नेवर मेट यू, आई हैव नेवर मेट यू हियर, मैं आपसे यहां कभी नहीं मिला। भाई एक बात बताओ, इस बात को बोलने वाला स्पीकर कौन है? आई, उसके सामने कौन खड़ा है? यू, कहां खड़े हैं? हियर। भाई मिल तो लिया, आई स्पीकर होता है बेटा, यू लिसनर होता है, तो सामने रहता है। भाई मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला, अरे मिल तो लिया, तो गलत हो गया ना बेटा। अगर ये स्टेटमेंट को देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको करेक्ट करोगे तो आपको यहां बिफोर लगाना होगा, एडवर्ब तब सही होगा, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी एक हो चुकी है। अब बोलो बेटा आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर, मैं आज से पहले आपको यहां कभी नहीं मिला। अब लॉजिक तो है ना, मैं आज से पहले आपको यहां कभी नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि आज तो मिल लिए, आज से पहले नहीं मिले, ठीक है। दूसरा देखो, एक एग्जांपल ये भी मैंने कराया होगा, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट। भाई इतना बड़ा हाथी इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, देख तो लिया। तो बेटा आपको यहां पर बिफोर भी लगाना होगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। ये चीज है। तो नेवर और नेवर बिफोर पर बेस भी वो गलतियां देता है, आप लोग तैयार रहें किस तरीके से वो गलतियां बनती हैं। तो नेवर में सबसे पहले तो ये चीज आपको समझे, तो बेटा नेवर नेवर बिफोर मैंने बोला है, एवर का जिक्र मैं अब करूंगा, एवर का जिक्र मैं अब करूंगा, ठीक है। कॉपी करो चिपको। ठीक है, चलो अब आगे जरा चीजों को समझते हैं। अब है बात बेटा एवर की, ठीक है। एवर को समझना, एवर को बच्चा रटता है, आपने भी रटा होगा, अगर आपने किताब पढ़ी होगी या कोचिंग ली होगी पहले। क्या रखता है? अफर्मेटिव में एवर का प्रयोग नहीं होता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एवर का प्रयोग हो सकता है, स्वाहा। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, ठीक है। ये रूल पढ़ लिख रहते हैं। चलो बेटा इसको समझते हैं, आखिरकार ये पता है क्या? ध्यान देना, एवर का मतलब होता है फ्यूचर में कभी भी, मतलब डाउट है उस चीज पे, डाउट है क्या तुम वहां कभी भी गए हो, तो ये होता है एनी टाइम, किसी भी समय या कभी भी। फ्रीक्वेंसी को ये दिखाता है, ऐसे लिखो इसका मीनिंग ना, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन मार्क है, ये क्या कभी भी गए हो वहां? तो पता ही नहीं, तो पूछ रहे हो। इसीलिए जब आप इसका देखते हो कॉन्सेप्ट कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करो, आप अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करो, और अफर्मेटिव में ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉर्मल केस। कैसे? जैसे कि आपने बोला दे हैव एवर बीन टू आगरा। अब एक बात बताओ, आप ये कैसे बोल सकते हो वे कभी भी आगरा गए हैं? वे कभी भी आगरा गए हैं? अबे पूछ रहा है कि बता रहा है वे कभी भी आगरा गए हैं, तो मैंने बोला अबे अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन देना। तो तुम तो आज भी काम कर रहे हो, कहते हैं वो कभी भी आगरा गए हैं, तो पूछ रहा है बता रहे, तो क्या स्टेटमेंट का कोई भी लॉजिकल मीनिंग आया? नहीं आया। तो बेटा पेपर में एवर में एरर होगा, आप सिंपल लिखोगे दे हैव बीन टू आगरा, वो आगरा गए हैं, यहां नेवर मत करके आ जाना बेटा, ठीक है। सिंपल लिखो दे हैव बीन टू आगरा, वो आगरा गए हैं। तो क्या आप कभी भी आगरा गए हैं से तो पॉजिटिव रखो स्टेटमेंट को, नेवर मत लिख देना, ठीक है। इंप्रूवमेंट में करके नेवर लिखा हो तो सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत। अगला कॉन्सेप्ट देखो,
बेटा आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं बाद में लिखवाऊंगा 2 लाइन का गैप, फिर एग्जांपल कॉपी करना। मैंने बोला दे हैव नॉट एवर बीन टू आगरा, दे हैव नॉट एवर बीन टू आगरा। हाँ अब आप बता रहे हो, अब ये चीज सही है, आप क्या कह रहे हो, आगरा कभी भी नहीं गए हैं, लॉजिक है। फिर बच्चे के दिमाग में आता है सर ये जो नॉट एवर आपने लिखा है मैं इसकी जगह नेवर भी तो लिख सकता हूं। मैंने बोला बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, सेंटेंस तब भी सही होगा, सेंटेंस अब भी सही है। इसका मतलब आप जिस चीज को नेवर से बनाते हैं नेगेटिव में, आप वहां नॉट एवर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या बोला, इस चीज को परखा, इस चीज को समझा, तो हमने एक्जेक्टली ये पाया कि बेटा नॉट प्लस एवर जब आप करते हो, ठीक है, वही अपने आप में नेवर होता है। बट, लेकिन, किंतु, परंतु ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई बार बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, जो सही है। तो भाई एवर किसमें यूज नहीं हुआ बेटा, अफर्मेटिव में यूज नहीं हुआ। एवर किसमें यूज नहीं हुआ, नेगेटिव, अरे यूज हुआ, ठीक है। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव की। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की, अब इंटेरोगेटिव में क्या है भाई, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर ऐसे पूछोगे, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, देखो ये तो बिल्कुल सही लगेगा क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप कभी भी मुंबई गए हो। हाँ सही है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है। हाँ तो फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है, आप इसे नेगेटिव में रखा तुम आगरा कभी भी नहीं गए, ऐसे बना लो, या तुम आगरा कभी भी गए हो, ऐसे बना लो, दोनों सही। इसका मतलब मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव में ये यूज किया जा सकता है, एवर किसमें यूज नहीं किया जाता, अफर्मेटिव में। क्यों नहीं यूज किया जाता, चीजें समझी। चलो आगे देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट, अब जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो इसका कॉन्सेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्या। अब एक ऐसा केस आएगा बेटा जिसमें अफर्मेटिव में एवर यूज हो जाएगा, कब, जब आप कोई सरप्राइज का एक्सप्रेशन देते हैं या आप चीजों को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, एम्फेसाइजिंग में, जब आप किसी चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं बेटा, बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश करते हैं, या आप क्या है सरप्राइज हो जाते हैं। इसीलिए छुटकू मियां, इसीलिए मैंने यहां नॉर्मल केस लिखा था। नॉर्मल केस मतलब मेरे बच्चे नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल केस मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट। एम्फेसाइजिंग कैसे होती है, जैसे एक बात बताओ, आपने कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और आफ्टर डिनर जब आपने वो खाना खा लिया, आपने बोला यार ये तो लाइफ में बस बेस्ट फूड है जो मैंने लाइफ में कभी भी खाया है। अब बोलते हैं ना हिंदी में भी, लाइफ में मैंने कभी भी खाना खाया, ये तो बेस्ट है वैसा। तो इस तरीके से आप बोल दोगे, तो उस तरीके से यहां पर एम्फेसाइजिंग एक सरप्राइज तरीके का एक्सप्रेशन टाइप का दिखाने की आप कोशिश करोगे। चलो बेटा अब साउंड आ गई होगी। तो मैं आपको ये कह रहा था, बैटरी खत्म हो गई थी इसकी, तो मैं आपको ये कह रहा था बेटा जब आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन से देने होते हैं जिसमें आप सरप्राइज वगैरह को या एम्फेसाइजिंग वे को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से एवर का यूज कर सकते हैं। आप समझ में आया। चलो जी, क्यूटी पाई कॉपी करो और फाइनली मुबारक हो, आपका वर्ब खत्म हुआ। बट एक छोटी सी बात की बात, ठीक है, कॉपी करो फिर देखते हैं। ठीक है, देखो वो छोटी सी बात ये है कि बेटा एक और याद रखना, या ऐसे लिखवा देता हूं कि एवर के साथ बिफोर भी यूज कर लिया जाता है, बिल्कुल सही होता है। आज से पहले कभी भी मान रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो, हैव यू एवर बीन देयर बिफोर, हैव यू एवर बीन देयर बिफोर, क्या आज से पहले वहां कभी भी गए हो, मतलब अभी जा रहे हो तुम, क्या आज से पहले कभी गए हो, इस तरीके से। आया कि नहीं आया, गॉट इट। तो इन चीजों को समझो। और दूसरा बेटा कल मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की थी, उसको जरूर देखना, यकीन है मुझे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगा। तो YouTube चैनल पे जाके मेरे उसको आप लोग जरूर देखना, वहां से आपको चीजों में बेहतरी मिलेगी और आपको बहुत अच्छी वो चीज लगेगी। ठीक है बेटा, तो याद रखना उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और वो बड़ी वीडियो बनाई है इस बार मैंने, करीबन 10 मिनट की है वो, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है और जिसने देखी है उसको जरूर कुछ ना कुछ आप जरूर बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे की बातचीत जरा करने की कोशिश करते हैं और अगले पड़ाव पर चल लेते हैं। एक छोटी सी बात है, ठीक है, हेयर और देयर बेटा दो ऐसे वर्ब होते हैं जिनसे आप एक्सप्रेशंस बनाने के लिए सेंटेंस की कई बार शुरुआत कर जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है एक छोटू सा कॉन्सेप्ट, हेयर और देयर, इनके बाद कई बार आप वर्ब देखते हैं और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो इन्वर्जन का पार्ट हो गया। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। होता क्या है, कई बार आप क्या बोलते हैं, जैसे पापा कई बार गुस्सा कर जाते हैं, यहां जाता है तो तेरा पैसा। भाई घर वालों ने सपोज आपको पैसा देते हैं और आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो। अब पापा को डाउट हुआ, तब पापा ने ढूंढा, फिर पापा को पता चला तुम तो रेस्टोरेंट में जो है खाते पीते रहते हो वहां, ठीक है, तो फिर पापा ने इंग्लिश में सेंटेंस बोला, हिंदी में बोला, फिर इंग्लिश बनाते हैं। हिंदी में उन्होंने बोला यहां जाता है तो तेरा पैसा। सपोज वो रेस्टोरेंट में एंट्री कर गए और उन्होंने तुम्हें खाते हुए देखा महंगा खाना, उन्होंने बोला यहां जाता है तो तेरा पैसा। तो बेटा इंग्लिश में ऐसे बनाओगे, हियर गोज योर मनी, हियर गोज योर मनी, यहां जाता है तुम्हारा पैसा। तो एम्फेसाइजिंग वे में ये आगे यूज कर लिए जाते हैं, एम्फेसाइजिंग वे में यहां पर ये यूज कर लिए जाते हैं। आपने बोलते हियर कम्स माय फ्रेंड,
ये आ गया मेरा दोस्त। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस भी आप बोलते हैं, वो भी इसी में आते हैं। हियर कम्स माय फ्रेंड, जैसे आप बोलते हो अरे तुम किसी से बात कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, कुछ भी सडन फिर तुम्हें नजर पड़ी दोस्त आ गया, आपने बोला हियर कम्स माय फ्रेंड, तो इस तरीके से वहां जाता है तुम्हारा पैसा, हियर देयर जो भी आपको लिखना है आप ये बोल दो, देयर गोज योर मनी या हियर गोज योर मनी। इस तरीके के जब आप एक्सप्रेशंस देते हैं तो इन एक्सप्रेशंस में आप हियर देयर वगैरह को बेटा आप आगे ही लिखा हुआ पाते हो और पीछे उनके आप फिर वर्ब और सब्जेक्ट यूज कर लेते हो। तो ये गलत नहीं होगी, पेपर में आ जाए तो घबराना नहीं बेटा, ये सही है, ठीक है। चलो कॉपी करो। तुम्हारे बैच की नहीं थी वो मोटिवेशन वीडियो, तुम्हारे बैच में तो शायद मैंने छोटे पैमाने के तौर पे बताया था बेटा, वो 2 बजे के बैच को खत्म करके उसके बाद मैंने 2 बजे वाले बैच को समझाया था, ठीक है, 2 या 12:30 बजे वाले बैच को समझाया था, उसकी थी वो। प्लीज बेटा एडवर्ब होता है रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है एडवर्ब, प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी, आप बोलते नहीं हो तो ये करवाया तो था आपको, ठीक है जी डियर, हटाएं चीजों को। चलो तो यहां तक बच्चे आपका टॉपिक खत्म हुआ एडवर्ब, एडवर्ब खत्म हुआ, इन्वर्जन खत्म हुआ। हाँ इन्वर्जन का कुछ हिस्सा छोटू सा मोटू सा कंजंक्शन में भी आएगा, क्योंकि जब एडवर्ब ही कंजंक्शन में कूदेगी, एडवर्ब और कंजंक्शन का भी कॉम्बिनेशन कई कंजंक्शंस में आपको दिखेगा, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो उसमें दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपको हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन, स्कार्सली व्हेन वहां दिख जाएगा। तो जब आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे तो वहां पर भी आएगा। इसका मतलब जब हम कंजंक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा रिलेशन एडवर्ब का भी पड़ेगा और थोड़ा मोड़ा रिलेशन वहां पर किसका पड़ जाएगा, इन्वर्जन का। बाकी कंजंक्शन अपने आप में अच्छा बेहतर टॉपिक है, वो होगा ही होगा, आसान है, ठीक है। चलो तो छुटको इन्वर्जन आपका खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन। तो हेडिंग डाले बड़े प्यार और प्रेम के साथ कंजंक्शन। फिर आपकी जो प्रैक्टिस है एडवर्ब की, ठीक है, वो हम करेंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। एडवर्ब का असाइनमेंट में तब तक आपको आज जो है डलवा देता हूं आप सभी के लिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो और हो सकता है उसकी प्रैक्टिस हाँ मंडे को ही करेंगे फिर, तो अब तो मंडे को ही करेंगे, देखते हैं बेटा उसको। अब प्यार से आप टॉपिक की हेडिंग डालें कंजंक्शन। तो इसका इंट्रो जो है कंजंक्शन का तब तक तो कंप्लीट हो बेटा, तो आप हेडिंग डालें मेरे बच्चे कंजंक्शन। चलो जी चुटकू बच्चे, चुटकू मियां कंजंक्शन हेडिंग डालो। डले बेटा देखो, अब चीजों को जरा समझो। कंजंक्शन क्या होता है, तो आप बोलते हो सर कंजंक्शन तो ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है, बट कंजंक्शन को पढ़ने से पहले, परखने से पहले, जानने से पहले आपको इसके एक बेसिक पार्ट से गुजरना होगा। तो ध्यान से सुनो डियर, कंजंक्शन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको इन चीजों का ज्ञान होगा तो ही आप कंजंक्शन को पढ़ पाएंगे, तो ही आप कंजंक्शन को कर पाएंगे, अदरवाइज कंजंक्शन नहीं हो पाएगा। चलो उस पार्ट को एक बार समझते हैं। देखो बेटा भाई, अगर मैं सबसे पहले आपको एक चीज को समझाऊं तो वो चीज जरा ध्यान से समझना। मेरा कंजंक्शन अलग होगा, बिल्कुल अलग। अलग कैसे? जो किताबों में आप पढ़ते हैं ना, वो कंजंक्शन का 20% सिलेबस दिया होता है बस। सोच के देखो बेटा कितना बड़ा वाहियात टाका मारते हैं वो लोग। कंजंक्शन का सिर्फ 20% आपकी किताबों में दिया गया होता है, और मैं चैलेंज करके कहता हूं मैक्सिमम 20% ही टीचर्स कराते हैं, क्योंकि जितना वो किताब में पढ़ते हैं उतना ही कराते हैं, उससे बाहर नहीं कराते। बच्चा बेचारा कुछ कहता है सर ये तो बहुत छोटा करा दिया आपने कंजंक्शन, ठीक है ये तो बहुत छोटा करा दिया। फिर बच्चों कहते हैं बेटा पेपर में इतना ही आता है, फालतू पढ़ने का क्या फायदा। अरे लो भाई यार, स्टार्टिंग में आप कह रहे थे बैच बैंक का भी है, यूपीएससी का भी है, सीजीएल का भी है, सीपीओ का, सीडीएस का, स्टेनो का, ठीक है, एनडीए का, भाई एफकेट का, हर चीज का बैच है। अब जो कराने की बात आई तो थोड़ा सा एनडीए वाला करा के तुमने कंजंक्शन छोड़ दिया, तो बाकी पेपर कहां गए भाई, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, जो मेरा कंजंक्शन को कराने का तरीका होगा वो यूनिक होगा, वो टफ होगा और वो ज्यादा होगा। और इतने दिनों बाद तो आप अपने ग्रुप का नेचर जानते हैं बच्चे कि मेरा तरीका ही अटपटा जाएगा, तो वो तरीका पहले बता रहा हूं, इसलिए मैं पता है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इतना भाषण क्यों दे रहा हूं मैं कंजंक्शन पर। कंजंक्शन को बच्चे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत आसान टॉपिक मानते हैं। आसान पता है क्या? क्योंकि जंगल यहां है और वो बगीचे में घूम के चले जाते हैं, तो बाहर जाके लोगों को क्या बताएंगे, क्या जंगल खतरनाक होता है? कहते नहीं, जंगल तो बहुत प्यारा होता है, मजे आते हैं। अबे तो वहां पर उस बगीचे में घूम के चला गया, असली जंगल में घुस किसी दिन, तब पता चलेगा बाहर से हरा भरा दिख रहा है, अंदर उतना ही खतरनाक है। ये टॉपिक ऐसा ही है, इसकी औकात इतनी गिरा दी बच्चे, इतनी औकात इस टॉपिक की गिरा दी, इतना कम करा के कि बच्चे को लगने लग गया कंजंक्शन बोले तो कुछ नहीं। और जब इस पर बेस्ड पेपर में एरर आते हैं वहां बच्चा फिर परेशान हो जाता है, उससे कंजंक्शन के एरर नहीं बन रहे होते। और आजकल पूछता भी वो टेक्निकल किस्म के एरर है। छोटे मोटे एग्जाम से हमें खुश नहीं होना, जैसे भी बच्चे सीएचएसएल देके आए थे, खुश थे, कहते सर झंडे गाड़ दिए, मजा आ गया। अरे भाड़ में गया सीएचएसएल, तुम्हारा टारगेट सीएचएसएल हो जाएगा तो वहीं रुकोगे क्या? आगे भी तो बढ़ोगे। तुम छुटकू मुटकू पेपर से खुश मत हो यार। एफकेट का देके आ गए यार, यस सर बड़ा अच्छा गया, बड़ा साइड कर यार, इनको मतलब ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे बच्चे एग्जाम कुछ वर्थ नहीं रखते, मैं कहता हूं वर्थ रखते हैं, बट ये हमारी मंजिल नहीं हो सकते, ये हमारी मंजिल नहीं हो सकते। तो याद रखना सीपीओ दो, सीडीएस दो, जो है अपना क्या कहते हैं सीजीएल दो, बैंक दो, यूपीएससी दो, वो टारगेट थोड़ा सा अच्छा रखो ना। तो छोटी खुशी में खुश मत होना मेरे बच्चे। जब सीजीएल देने भी जाओगे ना तब तुम आके बोलोगे अरे सर भाई पेपर था, इंग्लिश तो उड़ा दिया, तब मुझे खुशी होगी, ठीक है। खुशी ये नहीं कि तुम सीएचएसएल अच्छा दिखाया, उसमें होती है, उसमें होती है, बट अगर मैं उसमें तुम्हें खुश होकर दिखा दूंगा ना तो तुम सीएचएसएल कोई फिर जो है अपने सर पे बैठा लोगे। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कोई बात नहीं बेटा, सीजीएल देना चलो चलो बहुत अच्छे, इसलिए मैं आगे बढ़ाता हूं चीजों को। देखा तो बांग्लादेश से जीत के हमारी क्रिकेट टीम खुश हो जाएगी तो बेवकूफी है, अच्छी टीम को हराओ। आया समझ में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो प्लीज अपने टारगेट को ऊंचा रखना, ठीक है। चलो जैसे मैं कंजंक्शन की शुरुआत करूंगा आपको पता चलेगा क्या यूनिक जाने वाला है। भाई अगर कंजंक्शन को समझना है कुछ बेसिक पार्ट से गुजरना है, और बेसिक पार्ट बेटा जो इंग्लिश है वो अपने आप में क्या है? लैंग्वेज। अच्छा लैंग्वेज से मैंने बताया क्या बनती है? साउंड्स। अच्छा साउंड से क्या बनते हैं? लेटर्स। भाई इंग्लिश अपने आप में भाषा है, भाषा में साउंड होती है, ठीक है, भाषा में साउंड होती है, उस साउंड की रिटन फॉर्मेशन, इन साउंड की रिटन फॉर्मेशन जो होती है, इन साउंड की रिटन फॉर्मेशन जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? लेटर्स। अच्छा लेटर्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल साउंड जो बनती है वो क्या होते हैं? वर्ड्स। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर्स को जोड़ते हो जो मीनिंगफुल साउंड बनती है, जो मीनिंगफुल यानी कुछ भी बोल दिया, मीनिंगफुल साउंड जो बनती है वो क्या होते हैं? वर्ड्स। और किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? वो लेटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अब वर्ड का तो मीनिंग समझ आ गया, वर्ड का तो मीनिंग समझ आ गया, मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए, ऐसी साउंड जो समझ में ना आए बेटा, ठीक है। तो मीनिंगफुल साउंड वो होनी चाहिए, तो मीनिंगफुल साउंड के लिए आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। मैं रुकना चाहूंगा, एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, अंशु राजा, सर सीरियस इंटरव्यू की तैयारी
बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। कभी सोचते हो ये इंटरव्यू की तैयारी क्यों की जाती है? कभी सोचा है ये इंटरव्यू की तैयारी क्यों की जाती है? अगर बेटा मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना हो तो मैं तो चला जाऊंगा, ये लो भाई मैं आ गया, इंटरव्यू ले लो। आपको ये तैयारी क्यों करनी पड़ती है? कभी सोचा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी क्यों करनी पड़ती है? सोचो, पूरा टाइम तुम्हारे पास 2 बजे तक सोचो, 2 बजे बताऊंगा आज मैं इंटरव्यू की तैयारी क्यों करनी पड़ती है, ताकि आपके साथ साथ ठीक है बाकी बैच भी इसको समझ ले, फिर उसको जरा तैयारी के साथ देखते हैं। कभी सोचो मेरे बच्चे, क्यों इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी पड़ती है, क्यों ऐसा है? इसको सोचना बहुत अच्छा मेरे बच्चे क्वेश्चन है आपका, फिर इसका आंसर करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी अगर मैं आंसर करूंगा तो क्लास चली जाएगी, ये तो रह जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखो, तो इंग्लिश लैंग्वेज साउंड लेटर्स वर्ड्स, यहां तक पहुंचे। वर्ड हो गया भाई, लेटर के कॉम्बिनेशन बनाओ, मीनिंगफुल साउंड, बेटा वर्ड हो गया, ठीक है? सब कुछ समझ आता है बेटा। वर्ड से क्या बनती है? फ्रेज। अब यहां से चीजें स्टार्ट होगी बेटा। ये फ्रेज क्या होती है? ये फ्रेज क्या होती है? छोटे रूप में बता देता हूं, कई बार मैं इसको समझा चुका हूं। फ्रेज क्या होती है बेटा? फ्रेज सिंपल में क्या होती है? जब ग्रुप बनती है, कॉम्बिनेशन बनती है किसका? टू और मोर वर्ड्स, 2 या ज्यादा वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है? 2 और मोर वर्ड्स, 2 या ज्यादा का ये कॉम्बिनेशन है, उसको हम बोल देते हैं फ्रेज। इसलिए हमने जब एडवर्ब फ्रेज पढ़ी थी, एडवर्ब फ्रेज ऐसी तो पढ़ी थी, एडवर्ब फ्रेज कैसे पढ़ी थी? ही केम टू दिल्ली, ही केम टू दिल्ली, तो ही केम वेयर? टू दिल्ली, तो 2 प्लस दिल्ली जुड़ के क्या बन रही थी? एडवर्ब फ्रेज। तो फ्रेज किसका कॉम्बिनेशन होती है बेटा? 2 और ज्यादा वर्ड्स का, ठीक है? इसको नाउन में मैंने डिटेल में आपको जो है पढ़ाऊंगा, नाउन जब करेंगे, जिनका हो गया उनको पता है। देखो बेटा, फ्रेज एक तो हो सकती है नाउन फ्रेज। बेटा नाउन फ्रेज कौन सी होगी? जो नाउन का काम करेगी, नाउन की जगह आएगी। एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज। बेटा एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगी? जो एडजेक्टिव का काम करेगी। और मेरे बच्चे एक होती है अपने आप में एडवर्ब फ्रेज। अच्छा एडवर्ब फ्रेज किसका काम करेगी? सर एडवर्ब का काम करेगी। तो बेटा फ्रेज ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा है, बट इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि जब मैं कंजंक्शन की डेफिनेशन आपको बोलूंगा वो आपके पल्ले पड़े। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, नहीं है तो सीख लो, है तो बेटा रिवाइज कर लो। फ्रेज समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। अब शॉर्ट वे में देखो, फ्रेज के बाद आता है मेरे बच्चे क्लॉज, और क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। फ्रेज के बाद आता है मेरे बच्चे क्लॉज, और क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। सर ये क्लॉज क्या होती है? देखो बेटा क्लॉज बड़ा ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है क्लॉज को जानने का, यहीं पे जान लो। क्लॉज बेटा अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है। क्लॉज अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब, और आगे एक्सप्लेनेशन अगर हो तो कोई नहीं, नहीं तो कोई नहीं। तो ये होती है। अच्छा ये उसके नीचे आ गया, मैं यहां लिख देता हूं इसको। क्लॉज जो होती है बेटा वो एक स्टेटमेंट होती है जिस स्टेटमेंट के पास अपना सब्जेक्ट होता है प्लस अपनी वर्ब होती है, आगे एक्सप्लेनेशन हो या ना, ठीक है? ये क्लॉज होती है। तो क्लॉज का मतलब क्या निकला बेटा? क्लॉज होती है जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट और अपनी एक वर्ब होती है, उसको हम क्लॉज या एक स्टेटमेंट बोल के चलते हैं। और उन स्टेटमेंट्स को जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं बेटे? सेंटेंस। सेंटेंस वो होता है जिसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट मतलब पूरी की पूरी मीनिंगफुल हो प्लस ग्रामर। बेटा ग्रामर भी उसकी सही हो, ये नहीं खाली मीनिंग तो तुमने दे दिया, ग्रामर की धज्जियां उड़ा दी, ग्रामर भी चेक करनी, ठीक है? लिख के समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला, वही वाला एग्जांपल लिखता हूं। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें एक बात है या दो बातें? तो आप बोलोगे सर इसमें दो बातें। एक तो बेटा आई इनवाइटेड हिम, एक बात हुई, तो ये अपने आप में बेटा एक क्लॉज हुई। दूसरी बट ही डिड नॉट कम, दूसरी क्या हुई बेटा? बट ही डिड नॉट कम, तो अपने आप में एक क्लॉज ये हुई, और ये कंजंक्शन इसी क्लॉज का हिस्सा माना जाएगा क्योंकि इसने आके जोड़ा है चीजों को, इसी क्लॉज का हिस्सा माना जाएगा। तो ये क्लियर क्लॉज, एक ये क्लॉज। बेटा ये सेंटेंस कितना है? ये सेंटेंस सिर्फ वन सेंटेंस, सेंटेंस एक ही है, बस इसमें ये देखो बेटा क्लॉज कितनी है? 2। तो बातों को जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं? सेंटेंस। और वो बातें ही क्या होती हैं बेटा? क्लॉज। टेक्निकल नाम इनको आप स्टेटमेंट बोलो, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, दोनों जुड़कर फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट मीनिंगफुल भी है, ग्रामर भी सही है, एक सेंटेंस। शॉर्ट में बताया, ठीक है बेटा? ये चीजें शॉर्ट में मैंने समझाई है, शॉर्ट में इसलिए समझाई है ताकि जब हम नाउन करते हैं, जिनका हो गया उन्होंने कर लिया होगा बेटा, जिनका भी नाउन कराऊंगा मैं, तो नाउन में इनको बिल्कुल बच्चों की तरह क्लॉज फ्रेज को मैं पूरा समझाता हूं। यहां पूरा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां इतना ही रिलेशन रखेंगे। मुझे बताओ वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर जो साउंड अच्छी करे, मीनिंगफुल करे, ठीक है? फिर मैंने बोला बेटा आगे फ्रेज क्या होती है? सर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो नाउन फ्रेज एडवर्ब और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर सकते हैं, ठीक है? मैंने बोला बेटा क्लॉज क्या होता है? आपने बोला सर क्लॉज होता है एक स्टेटमेंट जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है। मतलब फिर सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है? सर बातें जुड़ के ही सेंटेंस बनता है, बातें जुड़ के सेंटेंस बनता है, वो कंप्लीट सेंस दे, मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो, कंप्लीट सेंस दे, इनकंप्लीट सेंस ना दे, ठीक है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं, कॉपी करो बेटा इसको यहां तक। अब आपसे मुलाकात 2 बजे होगी, ठीक है? अभी आपके क्लोज टेस्ट नहीं हुए हैं, टाइप वो टाइप हो जाएंगे, तो फिर मंडे को हम क्लोज टेस्ट कर लेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने कल समझा दिया था, उसके लिए हमें कोई चिंता की वाली बात ही नहीं है। तो आज प्रीपोजिशन ही कंटिन्यू करेंगे बेटा आराम से, ठीक है? और आप इनको कॉपी करके मुझे मुलाकात करेंगे 2 बजे, ठीक है? चलो फटाफट कॉपी करो बेटा। चलो जी चलो चलो चलो, तो मैं चलता हूं, आप आराम से कॉपी करते रहो बेटा। हम मुलाकात फिर कल कर लेते हैं, ठीक है? कल बोले तो मंडे को मुलाकात होगी, बट उससे पहले 2 बजे हम मुलाकात करेंगे, ठीक है? मजा आ रहा है बेटा? सब अच्छे से चल रहा है? चलो ये हुई ना अच्छी अच्छी बातें। तो फिर कंजंक्शन को हम आगे उस दिन आगे बढ़ाएंगे। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।